ये तो आप लोग को जो है एग्जाम्पल 5.4 उस दिन जो है बताया जा रहा था। उसी क्रम में आगे है आपका CSS एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज, पेज नंबर 215 पे। ठीक है, बुक आप लोग ओपन कर लीजिए। मिला CS एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज यूनिवर्सल सेलेक्टर? यस सर मिल गया। देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर का कह रहा है कि सम टाइम यू वांट टू डिफाइन द रूल दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए वेब पेज। मतलब कि जैसे जो तुम टैग यूज करते हो, जब उस टैग के लिए आप कोई CSS लिखते हो तो सिर्फ और सिर्फ उसी टैग पे अप्लाई होता है। आ रही बात समझ में? हेलो, हाँ सर आ रहा है। यस सर। तो जब आप जो है जैसे P टैग के लिए लिखे, टेबल टैग के लिए लिखे, बॉडी टैग के लिए लिखे, तो जो आप लिखते हैं वो इफेक्ट उसी पे पड़ता है। लेकिन कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि सारे एलिमेंट्स के ऊपर पड़े तो उसके लिए क्या कर रहा है कि एक यूनिवर्सल रूल है कि इन यूनिवर्सल रूल यू नीड टू द यूनिवर्सल CSS सेलेक्टर एस्ट्रिक स्टार का जो सिंबल होता है इन द प्लेस ऑफ द सेलेक्टर एंड डिफाइन इट्स प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग यूनिवर्सल रूल। ठीक है, तो वो जो है आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो पूरे पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा, ना कि पर्टिकुलर टैग पे। वहाँ पे देखिए एक उंगली का सिंबल बना करके, इमेज बना करके जो है समझा रहा है कि द रूल विल बी एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट्स एंड इट इज डिफाइंड विद एन स्ट्रिक एज सेलेक्टर। ठीक है, यानी कि जैसा भी हमने आपको बताया कि अगर आप सबके लिए अलग अलग लिखोगे तो जैसा अलग अलग लिखोगे, जैसे भी एग्जाम्पल में आप देखे हैं, तो अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। और अगर स्टार लगा दिए तो जितने भी टैग आप यूज कर रहे हैं अपने HTML कोडिंग में, सब पर जो है वो इफेक्ट पड़ेगा जो आपको CSS के माध्यम से देंगे। तो ये आपका जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में बताया है। फिर इसी तरह से अगले पेज पे आइए, वहाँ पे दिया हुआ है कलर्स एंड बैकग्राउंड। तो कलर्स एंड बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों ने पिछले भी टर्म पे HTML में भी लगभग लगभग बहुत चीजें जान गए हैं। तो इसमें भी देखिए दिया हुआ है, 4 बातें दिया है। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज पर्टेनिंग टू कलर एंड बैकग्राउंड। उसमें आपका कलर है, फिर बैकग्राउंड कलर है, फिर बैकग्राउंड इमेज है, और फिर बैकग्राउंड। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि कलर के लिए जैसे देखिए दिया हुआ है कि टू डिस्क्राइब द फोरग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट यू नीड टू यूज कलर प्रॉपर्टी एज पर फॉलोइंग सिंटेक्स। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी हेडिंग दे रहे हैं या फॉन्ट यूज करते हैं, ऐसे फॉन्ट का कलर देते हैं, तो उसके लिए अगर आप यूज कर रहे हैं सेलेक्टर, देखिए वहाँ पे दिया हुआ है। तो सेलेक्टर का मतलब होता है कि जो टैग आप यूज कर रहे हैं वो टैग आप वहाँ पे लिखेंगे। जैसे वहाँ पे देखिए एरो लगा के दिखाया भी है कि हियर यू कैन गिव नेम और कोड ऑफ डिजायर्ड कलर। और नोट्स में दिया हुआ है कि कलर्स कैन बी एंटर्ड एज हेक्साडेसिमल कोड और यू कैन यूज द कलर नेम। ठीक है, आर यूज एज RGB वैल्यू। यानी कह रहा है कि 3 तरीके से आप कलर दे सकते हैं, या तो हेक्साडेसिमल कोड के थ्रू दे सकते हैं, या कलर का नाम दे सकते हैं, या जो RGB वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है उस तरीके से। तीनों का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो ये तो पहला हो गया कलर प्रॉपर्टी। फिर दूसरा कह रहा है कि सर हेक्साडेसिमल और RGB तो एक ही होता है। हैं? सर हेक्साडेसिमल और RGB तो एक ही होता है। नहीं, तो हेक्साडेसिमल में जैसे हैश लगा करके 0011 इस फॉर्म में लिखोगे, और इसमें देखो जैसे उसका कोड दिया हुआ है 255,0,0, दोनों का लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, जैसे नीचे आप देखिए एग्जाम्पल में तो हैश लगा करके 00 या फिर 00 लिखा है, तो ये हेक्साडेसिमल कलर है। और वैल्यू जो होती है वो वैल्यू दूसरी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके हैं, 3 मेथड दिया हुआ है कि 3 मेथड से आप कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगला बी दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मतलब बीजी कलर होता है, यानी जो पीछे का उसका जो है बैकग्राउंड आएगा आपके वेब ब्राउजर का, तो उसका कलर आपको उसमें भी आप उसी तरीके से चाहे तो हेक्साडेसिमल दे सकते हैं, कलर नेम दे सकते हैं,
RGB वैल्यू दे सकते हैं। इसी तरह से अगला है स्पेसिफाई बैकग्राउंड इमेज थ्रू बैकग्राउंड इमेज, यानी आपको बैकग्राउंड कलर ना दे करके अगर कोई इमेज लगाना है तो इमेज में हमने आपको बार बार बताया है कि इमेज में आपको पाथ देना पड़ेगा, और अगर आप पाथ नहीं देना चाहते हैं तो उसी फोल्डर में उस इमेज को कर लीजिए जिस इमेज में आप कोडिंग कर रहे हैं, तब आपको जो है पाथ नहीं देना पड़ेगा, तब आप डायरेक्ट उस इमेज का नाम लिखेंगे तभी वो आ जाएगा। और अगर वो इमेज किसी दूसरे जगह एग्जिस्ट कर रही है तो आपको पूरा उसका पाथ या लोकेशन टाइप करना पड़ेगा, तभी वो इमेज अप्लाई होगी, अन्यथा एरर आएगा। तो ये 3 बातें हैं। इसी तरह से चौथा इसमें दिया हुआ है बैकग्राउंड, ठीक है, रिपीट प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए दिया है, डू यू नो that about a background image is repeated both horizontally and vertically to the cover of entire screen, but you can control this behavior using the property background repeat by specifying one of 4 values per following table। तो इसमें एक टेबल देखिए दिया हुआ है, इसमें देखिए दिया हुआ है रिपीट x, कह रहा है द इमेज इज रिपीटेड हॉरिजेंटली, रिपीट y, तो द इमेज इज रिपीटेड वर्टिकली। ठीक है, मान लीजिए जैसे इसका ये मतलब है कि कोई इमेज है, तो जैसे कोई इमेज तो बहुत बड़ा होता है और कुछ इमेज होते हैं छोटे होते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई छोटा इमेज आप डालते हैं तो वही इमेज कई बार रिपीट हो जाती है पूरे वेब ब्राउजर पे, क्योंकि पूरे वेब ब्राउजर पे उसको इमेज आना रहता है। मान लीजिए उसकी हाइट और विड्थ कम है और आप उसको जो है उसका पाथ दे दिए तो वही रिपीट होती रहती है, तो उसी के लिए ये दिया हुआ है प्रॉपर्टी। तो वही कह रहा है कि आप उसको कैसा रिपीट कराना चाहते हैं। अगर हॉरिजेंटली कराना चाहते हैं तो रिपीट x लिखिए, वर्टिकली कराना चाहते हैं तो जो है रिपीट y लिखिए, ठीक है, रिपीटेड बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली तो रिपीट लिखिए, और अगर रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो नो रिपीट लिखिए, तो दिस इमेज इज नॉट रिपीटेड एट ऑल। तो इस तरीके से ये जो है कुल आपके 4 जो कलर्स एंड बैकग्राउंड का था प्रॉपर्टी, उसको जो है डिफाइन किया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है स्पेसिफाई ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ बैकग्राउंड थ्रू बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे कह रहा था प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इज ए शॉर्ट हैंड फॉर ऑल द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। विथ बैकग्राउंड you can compress several properties and thereby write your style sheet in a shorter way which makes the easier to read। ठीक है, तो उसी को डिफाइन नीचे किया हुआ है शार्ट में, जैसे बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है और बैकग्राउंड रिपीट है। तो वही 3 बातें जो ऊपर बताया है उसी को यहाँ पर जो है शार्ट में एग्जाम्पल के तौर पे जो है बता रहा है। बाकी जो था वो कलर था, कलर में आप हेडिंग का कलर, फॉन्ट का कलर कुछ भी यूज कर सकते हैं। और नीचे जो है उसी को आपको जो है उसके एग्जाम्पल के थ्रू, सिंटेक्स के थ्रू जो है उसको समझाया है। तो इस तरह से आप जो है इस प्रॉपर्टी का आपको जहाँ जरूरत है वहाँ पर जो है आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी अगली प्रॉपर्टी सर यहाँ पे सर बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज दोनों एक साथ दिया हुआ है। क्या सर यहाँ पे सर लिखा है बॉडी बैकग्राउंड कलर हैशटैग फिर FFCC66 और उसके बाद बगल में बैकग्राउंड इमेज भी दिया है। लिखा तो है द यूजिंग बैकग्राउंड द सेम रिजल्ट कैन बी अचीव्ड इन जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड, मतलब एक सर लाइन दोनों एक में साथ दिया है ना। हाँ, तो एक साथ दिया है, लेकिन हमने आपको बताया था ना कि आप बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज में से तो एक ही अप्लाई कर पाओगे। अगर बैकग्राउंड दोनों अप्लाई कर रहे हो तो एक चीज दिखेगा, एक चीज तो दिखेगा नहीं तुमको। आ रही बात समझ? वो समझाने के लिए तो कह दिया है कि आप चाहे तो एक साथ रिपीट कर सकते हैं, अलग अलग लिखने के बजाय, वो तो कोडिंग के लिए दिया हुआ है। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड चाहे तो कलर लगाओ, चाहे बैकग्राउंड इमेज लगाओ, दोनों लगाओगे दोनों थोड़ी ना दिखेंगे। आ रही बात समझ में? यस सर, यस सर। इसी तरह से अगला देखिए दिया हुआ है प्रॉपर्टी रिलेटेड टू फॉन्ट, यानी अभी तो जो आपको प्रॉपर्टी बताया था वो कलर की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। अब अगली प्रॉपर्टी है फॉन्ट। फॉन्ट में फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट वेरिएंट हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट वेट हो गया। अब उसके बारे में नीचे देखिए सब चीजें डिटेल में बताया हुआ है कि फॉन्ट फैमिली क्या है। तो फैमिली है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, कौन कौन से फॉन्ट किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2 तरह की कैटेगराइज किया गया है फैमिली नेम्स में।
एक जेनरिक फैमिली है और एक फैमिली नेम है। कह रहा है जेनरिक फैमिली में ऐसा है कि कैन बेस्ट डिजायर्ड ग्रुप ऑफ फैमिली नेम्स, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म अपीयरेंस, फॉर एग्जांपल इज सैंस सेरिफ व्हिच इज द कलेक्शन ऑफ फॉन्ट विदाउट फीट। अब यहाँ पे नीचे भी जो है अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे नीचे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है, तो इसमें फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है कि जैसे आप मोर देन एक से ज्यादा फॉन्ट यूज करेंगे, लेकिन वो कोई ना कोई एक ही फॉन्ट पे अप्लाई होगा। तो जो फॉन्ट मान लीजिए आपके ब्राउजर को सपोर्ट करता है, अगर आप चाह रहे हैं कि हम कई सारे फॉन्ट जैसे उस पर लिखे हुए हैं, तो कौन कौन से बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, या जैसे भी आप पिछले उसमें पढ़े थे कि बहुत सारे CSS के कोड हैं उनको भी ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता। तो ये सब एक लिखने का तरीका है कि किस तरीके से मान लीजिए हम फॉन्ट की साइज है या फॉन्ट का कलर है या फॉन्ट की फैमिली है, तो वो सब चीजें हम CSS के कोड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए जो है कई तरह के पूरा डिटेल से दिया हुआ है और सबका जो है एग्जाम्पल भी समझाया हुआ है, और कैसे उस कोड को लिखेंगे, उसका सिंटेक्स कोड ये सब दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं किस किस तरीके से हम चाहें तो उसको जो है लिखेंगे। बस इस सब में लिखने में ध्यान यही देना है कि देखिए सारी चीजें स्मॉल लेटर में लिखी हुई हैं और कहीं कोलन लगाया है, कहीं सेमी कॉलम लगाया है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें हमको ध्यान देना है। यहाँ पे मान लीजिए फॉन्ट का नाम देखिए कहीं कहीं कैपिटल लेटर में दिया है, डबल इन्वर्टेड कामा में दिया हुआ है, तो जो उसका नाम सपोर्ट करता है जैसा है, कोई लेटर कैपिटल है, कोई लेटर स्मॉल है, स्पेस है, तो ये सारी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा CSS में। यही सारी जो है थोड़ी सी बारीकियां होती हैं CSS में, इसीलिए CSS की कोडिंग HTML की कोडिंग से जो है थोड़ी एक तरह से हार्ड मानी जाती है, क्योंकि इसमें अगर आप सही से नहीं लिखेंगे तो जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये सारी बातें आपको जो है ध्यान देना है। वही सारी चीजें आगे भी आपको डिटेल से समझाया हुआ है। फिर अगले उसमें पेज पे आप जाइए तो वहाँ पे देखिए नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, फिर वहाँ पे 100, 200 इस तरीके से जो है दिया हुआ है। तो ये उसका वेट है, एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उसका अपीयरेंस होगा, यानी जब आप उसको लिखेंगे और वो वेब ब्राउजर पर जब उसका जो है अपीयरेंस होगा उस टेक्स्ट का या उस फॉन्ट का, किस तरह से उसका अपीयरेंस होगा। तो जिस तरीके से आप उसको लिखे होंगे, यहाँ पे नीचे एक टेबल बना करके भी समझाने का प्रयास किया है कि जैसे पिक्सल हो गया, एब्सोल्यूट है, तो कह रहा है सिंगल डॉट ऑफ मॉनिटर, द नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच डिपेंड ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। तो आजकल अब जैसे मॉनिटर के भी अलग अलग तरह के रिवोल्यूशन की बहुत सारी चीजें, HD ग्राफिक्स और इस तरह की बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो वह किस तरीके से जो है कितने पिक्सल में दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो ये सारी बातें उस टेबल के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो ये सब जब हम बहुत प्रोफेशनली तौर पे बहुत सारी चीजें बनाते हैं तब ये सारी चीजें ध्यान देते हैं। बाकी नॉर्मली आपको बनाना है तो आप नॉर्मली में कुछ भी अपने हिसाब से फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट वेट, ये सब चीजें आप अपने हिसाब से जैसा आपको लगता है उस तरीके से जो है आप उसका यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से आगे देखिए कि एग्जाम्पल 5.5 दिया हुआ है पेज नंबर 221 पे। तो यहाँ लिखा है राइट द HTML कोड टू डिस्प्ले कोट ऑफ ए डे, द हेडिंग कोड ऑफ द डे should be H1 tag from the actual code should be P tag. Form control their properties through CSS file. The page should look like the one as so below. यानी आपको आउटपुट दिया हुआ है और आउटपुट के हिसाब से आपसे कह रहा है कि आप इसकी जो है कोडिंग लिखिए। तो देखिए यहाँ पे नीचे पहले उसने जो है H1 के लिए CSS लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है द CSS फाइल फॉर above page would be somewhat like sample3.css। और फिर P के लिए जो है उसने यानी जो पैराग्राफ है, यानी दो चीजें इसमें हैं, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। इसमें देखिए P यानी पैराग्राफ के लिए जो है CSS लिखा है और एक जो है उसके लिए जो है लिखा है, और दोनों को एक ही फाइल sample3.css में दोनों को जो है उसने सेव कर दिया है। और फिर नीचे जो आप देख रहे हैं वहाँ उसकी कोडिंग लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप इसको फॉन्ट यूज कर सकते हैं। इसमें फॉन्ट का जो सारा एग्जाम्पल था वो सारी चीजें आपको इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है।
इसी तरह से अब अगला जो आपका दिया हुआ है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेक्स्ट, तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट के बारे में सारी प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो टेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे हम वर्ड में यूज करते हैं, वर्ड में जैसे कोई पेज बनाते हैं, टाइप करते हैं, तो उसी तरह से जो हमारा टेक्स्ट अपीयर होगा उसका इंडेंट क्या होगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होगा, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होगा, वर्ड स्पेसिंग क्या होगा, लेटर स्पेसिंग क्या होगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो उस तरह से जैसे अभी उसने फॉन्ट के बारे में बताया है, उसी तरह से देखिए सब प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, सारी प्रॉपर्टीज एक एक प्रॉपर्टीज सब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आपके बुक में हैं और सबका एग्जाम्पल भी बताया हुआ है, उसकी कोडिंग भी लिखा हुआ है। लेकिन ये सब चीजें जब आप करेंगे प्रैक्टिकली तौर पर तभी जो है ये सब चीजें पॉसिबल हैं। बाकी ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि हम एक एक टाइप करके सब कुछ दिखा पाए, तो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। आप सब एक ही CSS में सब चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है, एक ही CSS बनाओ, उसी में आप जो है फॉन्ट भी यूज कर लो, टेक्स्ट भी यूज कर लो, बॉर्डर भी यूज कर लो, या आगे भी जो सारी चीजें दिया हुआ है सारी चीजें यूज की जा सकती है, सब पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए आपको अलग अलग CSS बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए इसमें भी एग्जाम्पल और सारी चीजें डिफाइन किया हुआ है। जैसे फिगर 5.8 में आइए, तो वहाँ पे देखिए वर्ड स्पेसिंग दिया हुआ है कि दो इमेज बनाए हैं, एक में जो है उतना स्पेस नहीं है दोनों वर्ड के बीच में, और दूसरे वाले में जो है उस तरह से उतने स्पेस है। इस तरह से आपको जो आपका पेज बना रहे हो तो वो पेज आपका किस तरीके से दिखे, क्या करे, तो उस तरीके से अगर आपको जो है बनाना है। इसी तरह से देखिए अगला दिया हुआ एग्जाम्पल 5.6 दिया हुआ है, तो 5.6 में इसके जो है सब प्रॉपर्टीज यूज किए हुए हैं, टेक्स्ट के सारे प्रॉपर्टीज यूज किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए नीचे दिया भी है कंट्रोल देयर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज थ्रू CSS फाइल। तो इस तरह से आज आपको बस इतना आप इसको जो है, एक तो जो सारे लोग हैं उसमें से 3-4 लोग ही हैं जो प्रयास करते हैं, बनाते हैं, बाकी लोग तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल ही दे रहे हैं, मामला ऐसे ही चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी जैसे पहले भी हमने बताया प्रैक्टिकली चीजें हैं, और जब आप इसमें मन लगाएंगे, करेंगे, करते जाएंगे, तभी जो है आपको समझ में आएगा। बाकी खाली ये सब चीजें सुनने से या देखने से आने वाली नहीं है, इसको जब आप करिए, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर है, पहले ही हमने कहा, तो कंप्यूटर पे करिए, नहीं है तो लोग देखिए मोबाइल में भी कोई ऐप है उसको डाउनलोड करके उसमें भी कोडिंग कर रहे हैं। तो जैसे भी पॉसिबल लोग करेंगे, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कर करके ही जो है ये सब चीजें आएंगी। तो आज अभी इतना ही, अभी के लिए मेरा यही कहना है कि जो आपका होमवर्क है 5.5 और 5.6, तो इन दोनों को आप चाहें तो एक में ही कर सकते हैं। तो आज का क्लास अब आपका इतने पे ही हम ओवर कर रहे हैं, क्योंकि आगे फिर बहुत ज्यादा बताएंगे तो फिर दिक्कत होगा। फिर बाकी जो आगे ये सारी चीजें दिया हुआ है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मार्जिन एंड पैडिंग, ये अब जो है आपको फिर कल यानी अगले टर्न पे बताएंगे। बाकी ये दोनों जो एग्जाम्पल है, इन दोनों एग्जाम्पल को आप एक ही में जो है CSS बना करके और करिएगा। कल फिर जो है इसको हम जो लोग बनाए होंगे देख लेंगे क्या बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, क्या है। उसके बाद फिर जो आगे है, जहाँ पर लगेगा कि हम हमारे बिना बताए काम नहीं चलने वाला है, वहाँ फिर हम भी आपको जो है बताएंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है, बहुत ईजी है सब। 5.5 5.6 बनाना है। हाँ, 5.5 5.6 बनाना है। हाँ, 5.5 और 5.6, ठीक है। और इधर जो आगे दिया हुआ पेज नंबर 226 पे प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मार्जिन एंड पैडिंग, इसको फिर आप अगले टर्न पे बताया जाएगा। और बहुत चीजें आपके इस बुक में दिया हुआ है। आप अभी अगर पिछली बुक के हिसाब से देखिए, जो आपका पिछला बुक था उसमें CSS के बारे में बहुत डिटेल नहीं था, लेकिन आपके इस बुक में CSS के बारे में बहुत डिटेल दिया हुआ है। तो जब आपको CSS फाइल ठीक तरह से बनाना आ जाएगा, तो आप अच्छे तरह से वेब पेज बना सकते हो। तो
इसको जो है आप करने का प्रयास करिए। फिर अब आपका अगले क्लास का समय हो रहा है। आज बस इतना ही। बाकी आज जो है, आज से आप लोगों को FA2 का जो है नंबर पता चलेगा। अब आप लोगों के पार्टिकुलर व्हाट्सएप पे भेजना है, ग्रुप में भेजना रहता तो भी हम भेज दिए होते। अब उसको जो है सारे लोगों के लिए सबका नंबर टाइप करना पड़ेगा, तो आज से उसको भी हम करेंगे धीरे धीरे। जो जितने भी लोगों को, अब एक ही बार में सब लोगों के पास तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आज से जो है वो भी ग्रुप काम पे भेज दीजिए ना एक साथ। नहीं, ग्रुप में भेजना रहता तब तो भेज ही दिए। यहाँ से है कि जो है सबका अलग अलग व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, तो जितना उतना जो है सबके लिए टाइप करना पड़ेगा, उसके लिए समय भी चाहिए। तो जैसे जैसे समय मिलता जाएगा वैसे वैसे आप लोग के पास हम भेजते जाएंगे। आज से जो है वो भी काम होगा आपका शाम से। ये अपना अगला क्लास जो भी आपका पढ़िए, ठीक है। ओके, गुड बाय। नमस्ते। नमस्ते।